नाजरीन, आज की कहानी है एक ऐसे वकील की झूठे इल्जाम में 7 साल कैद की सजा हुई। उसने उस कैद में न सिर्फ दीनी तालीम यानी कुरान पाक की तालीम हासिल की, बल्कि उसके साथ साथ LLB भी किया और अपना लोहा मनवाया। आइए इसके बारे में मजीद जानते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेसिकली 2010 में एक मर्डर केस रजिस्टर्ड हुआ जिसमें मुझे और मेरी फैमिली को कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत फेस करना पड़ी। मेरी एज 18 साल थी, लेकिन चूंकि 3 माह मेरी उम्र ज्यादा थी एज पर द ID कार्ड, तो इस वजह से मुझे फिर कैपिटल पनिशमेंट कोर्ट ने दी। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा थी, अल्लाह ताला की मर्जी थी। औरत का हाथ मेरे पीछे था, वो मेरी माँ थी। 3 बजे मैंने उठना है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, फिर उसके बाद फजर तक मैंने कुरान पाक की तफसीर पढ़नी है। मोमेंट एक तो वो जब वालिद साहब बीमार होते थे, वो बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन होती थी मेरे लिए। वो किसी इंसान को बदलना हो, किसी सिस्टम को बदलना हो या अपने आप को बदलना हो, मैं डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करता हूँ और मैंने मौजे होते देखे हैं। डेफिनेटली मैं अगर जेल ना जाता तो मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना आता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर TV के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। और नाजरीन, हम आज मौजूद हैं सजाए मौत के एक कैदी जिसने 8 साल जेल में गुजारा, लेकिन कुछ बन के निकला, LLB किया और उसके बाद दीनी तालीम भी हासिल की। इस वक्त मेरे साथ राय मोहम्मद अयाज मौजूद हैं, वकील हैं बेसिकली। इनसे पूछते हैं कि किन किन हालात का सामना किया और किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या केस हुआ? 8 साल आपको कैद भी हुई, सजाए मौत भी हुई, उसके बाद आपने अपने आप को, कहते हैं ना कि इंसान या तो कैद से कुछ जेल से बन के निकलता है या बिगड़ के निकलता है। आप बन के निकले, सजाए मौत भी आपकी जो है वो मनसूख होगी। क्या मामला हुआ, क्या केस था वो? बेसिकली 2010 में मेरे और मेरी फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट एक फेक मर्डर केस रजिस्टर्ड हुआ जिसमें मुझे और मेरी फैमिली को कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत फेस करना पड़ी। हमारे घर के तमाम जो बालग मर्द थे उन पे ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये केस के फैक्ट्स हैं। आपकी एज उस वक्त 18 साल थी? जी बिल्कुल, मेरी एज 18 साल थी। 18 साल से अगर मैं कम होता तो जस्टिस जुवेनाइल सिस्टम एक हमारा पाकिस्तान का, उस कैटेगरी में फ़ाल करना था। लेकिन चूँकि 3 माह मेरी उम्र ज़्यादा थी एज़ पर द ID कार्ड और फैक्ट्स भी यही थे, तो इस वजह से मुझे फिर कैपिटल पनिशमेंट कोर्ट ने दी। लोग कुछ कहते हैं ना कि एक जेल की ज़िंदगी अलग होती है। आपको किन किन उस वक्त मसाइल का सामना थी? पहली रात, कहते हैं ना एक कब्र की पहली रात हो या किसी और घर में भी इंसान जाता है तो उसके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। आपकी पहली रात वहाँ पर जेल में कैसी थी? अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं जेल गया था और पहली दफ़ा ही एक ऐसे केस में गया था जिसमें वापसी के इम्कानात तो नहीं थे। तो आप मतलब पब्लिक सिर्फ इस चीज़ का तसव्वुर कर सकती है कि वो पहली रात किस तरह गुजरी होगी। ये बहुत ही कठिन मरहला था। जब मैं गया तो वो एक नई बारिक में बंदों को बंद करते हैं। जेल का सिस्टम ये होता है कि उधर मतलब नीचे बिछाने के लिए सिर्फ आपके पास एक कपड़ा उन्होंने दिया होता है, वो होता है, या कंबल। वो भी कंबल भी हमारे जैसे घर में हम कंबल लेते हैं वैसे कंबल नहीं होते, ठीक है। तो दैट वाज वेरी ट्रेजिक सिनेरियो फॉर मी कि इतना मुश्किल टाइम था कि मैं उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। तो ये डिसाइड आपने कब किया कि चलो जी अब रहना तो इधर ही है, तो कुछ अच्छा बन के निकला जाए? देखें, ये इंसान के बस में नहीं होता कि उसने अच्छा बनना है या बुरा बनना है। किसी हद तक मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा थी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने वकील बना हूँ। शायद कि अल्लाह ताला ने मुझको एक एग्जांपल बनाना था या मुझे किसी रिफॉर्म कमेटी का मेंबर बनाना होगा कि इस सिस्टम में तुमने, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तुमने कुछ रोल प्ले करना। यानी मैं जिस चीज़ पे मेरा ईमान है वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे ट्रेनिंग दी है कि इस सिस्टम में कोई रोल अदा करो, ठीक है। तो इस वजह से शायद मैं इस सिस्टम में गया और फिर अल्लाह ताला मुझे सपोर्ट करता रहा और मैं पढ़ता रहा और आगे आता। कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी कामयाबी के पीछे एक जेल का हाथ? आप कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन हकीकतन जो औरत का हाथ मेरे पीछे था वो मेरी माँ थी, जिसकी दुआएं और जिसकी सपोर्ट
की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मेरी वालदा हमें जेल विज़िट करती थी, साथ मेरा छोटा भाई जेल विज़िट करता था। तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो मैं अपने भाई या अपनी वालदा को कहता था, तो वो मुझे अवेल करवाते थे। तो बेसिकली वो औरत वाला हाथ पहले है और जेल का बाद में है। आप कैद में रहे, तरह तरह के कैदियों से आप मिले होंगे, तो वहाँ का माहौल कैसा है कि वहाँ पे ये रियल होते हैं कैदी या वाकई उनके ऊपर गलत या झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं? 95% लोग इम्प्लिकेट किए जाते हैं केसेस में, ठीक है। उनका केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ सिस्टम अपनी प्रोग्रेस को शो करवाने के लिए उन बंदों को इम्प्लिकेट कर देता है। प्रोसिक्यूशन का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो सारा सीन जो है क्रिएट होता है, और जो बेगुनाह लोग होते हैं वो बेचारे जो है इफेक्ट होते हैं सिस्टम से। 5% हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं जिनकी वजह से सारा सिस्टम गंदा हुआ। अय्याज साहब, मुझे ये बताइएगा, हम देखते हैं फिल्मों में कि जब जेल हो जाती है तो कैदी पे बड़ी उसको मुशक्क़त करनी पड़ती है जी, पत्थर भी तोड़ने पड़ते हैं, और जब उसको उठाया जाता है तो जेल के को डंडा मार के खड़का के उठाया जाता है। तो आपके साथ किस तरह का बिहेव होता था? देखें, मैं कोई VIP कैदियों में तो था नहीं, बस मेरा ये सीन होता था कि मुझे पता होता था कि 5 बजे किसी ने जो मुझे आके उठाना, तो क्यों ना मैं 3 बजे या 4 बजे पहले खुद ही उठ जाऊँ, ठीक है। तो ऐसा सच मेरे पे वो नौबत नहीं आई कि कोई मुझे डंडा मार के उठाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की एक करम नवाजी ये भी मेरे पे रही कि अल्लाह ताला ने मुझे उस क्लास में रखा हुआ था जिससे जेल एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा ख़तरा होता था कि इसको अपने राइट्स का पता है, और ये हमें पढ़ा लिखा बच्चा है। जी, ये हमें थोड़ा सा ना हमें भी वक्त डाल सकता है, हमारी वैल्यू और हमारी पावर्स भी हमें बता सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी तालीम आपने कैसे हासिल की? वहाँ पर कारी साहब आते थे आपको पढ़ाने के? जी बिल्कुल, कारी साहब भी आते थे, और मतलब एक मैंने अपनी लाइफ का एक स्केड्यूल बनाया हुआ था कि 3 बजे मैंने उठना है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद फजर तक मैंने कुरान पाक की तफसीर पढ़नी है। तो इस तरह तफसीर पढ़ी, इवन के किरात भी सीखी। वो एक हमारा कैदी था, उसको बड़ी अच्छी किरात आती थी, उससे मैंने किरात भी सीखी, और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ में इस जो पीरियड को, ये जो आपके कैद के पीरियड को, इसको अफसोसनाक समझेंगे, रिग्रेट्स में लाएंगे, या आप हैप्पी समझेंगे? आपका हैप्पी वो मोड होगा? मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट तरीन मोमेंट्स जो थी ना, वो जेल की मोमेंट्स थी। ये सारे लोग कहेंगे कि ये एक पागल सा इंसान है, आपकी ख्वाहिशात लिमिटेड होती हैं वहाँ पे। बाहर की ज़िंदगी में ख्वाहिशात का एक समुंदर आपके पास होता है, आपको चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ आप पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, आपने उठना है, खाना पीना है, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करना है, और इस वेट में रहना है कि कब मेरी रिहाई होगी। तो एक चीज़ वहाँ पे जो अच्छी होती है, वो आपका थिंकिंग लेवल जो है ना वो बड़ा हाई हो जाता है। अगर आप सोचने वाले हों, अगर आप गौर करने वाले हों, आप तदब्बुर करने वाले हों, ठीक है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे ख्याल से मेरा जेल का टाइम जो था, दैट वाज अमेजिंग टाइम, और अल्लाह ताला ने मुझे आज उस जेल टाइम की वजह से ही आपके सामने बिठाया हुआ। 8 साल की आपने टाइम गुजारा, 8 साल की कैद गुजारी जेल में। कोई ऐसा मोमेंट जो आप अभी तक ना भूल सकते हो, चाहे वो हैप्पीली हो या फिर वो ऐसा हो कि आपको तकलीफ़ दे हो? 2 मोमेंट्स हैं। मोमेंट एक तो वो जब वाले साहब बीमार होते थे, वो बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन होती थी मेरे लिए। अब्बू को हेपेटाइटिस सी था, हेपेटाइटिस की वजह से इंटरफेरॉन थेरेपी एक करते हैं डॉक्टर्स, उसमें पूरे जो पेशेंट होता है उसके बाल भी गिर जाते हैं और पेशेंट को झटके लगते हैं। यानी मेरा बाप एक काल कोठरी में मेरे सामने होता था, और वो उसकी सिचुएशन मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। एक वो होता था। दूसरा वो होता था कि जब मैं किसी डिग्री को अचीव करने की कोशिश करता था, लेट्स सपोज मैं इंग्लिश करना चाहता था, तो मैं वो नहीं कर सका। मैं ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट लॉ में एडमिशन लेना चाहता था, मैं वो नहीं ले सका, ठीक है। इसी तरह जेल एडमिनिस्ट्रेशन जब मेरे साथ किसी काम में कोऑपरेट नहीं थी करती, तो वो मोमेंट्स जो हैं वो मुझे तकलीफ़ दे होती थी। वो टाइम मैं नहीं भूल सका अभी भी।
तो उस वक्त फिर क्या आपका रद्द अमल होता था जब आप अपने फादर को तकलीफ में देखते थे, और फिर आप लोगों को क्या करते थे? रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे मेरे लेके जाओ बाप के पास, या क्या करते थे? आपकी क्या कोशिश? मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ने मुझे रिक्वेस्ट करने वालों में बनाया नहीं। अल्लाह का और मेरा ना एक हॉटलाइन है, ठीक है, मेरा डायरेक्ट रब्ता है, मैं उधर ही रिक्वेस्ट करता हूँ। वो किसी इंसान को बदलना हो, किसी सिस्टम को बदलना हो, या अपने आप को बदलना हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैंने मोजे होते देखे हैं। लोगों ने मोजे का सिर्फ नाम सुना होगा, और मैंने मोजे होते देखे हैं। अया साहब, अगर आप वकील ना होते, आज भी आप कैद में होते, तो फिर तब भी आपके ख्यालात यही होते कि मैं मौजे होते देखता हूँ, या मैं मौजे होते मैंने रिक्वेस्ट ज़िंदगी में कभी किसी के सामने नहीं की? डेफिनेटली। ये आपकी सोच आपके बचपन से क्रिएट की गई, या आपने खुद माहौल या हालात के ऊपर आपके अंदर ये सोच है? ये ना माहौल ने ना मैंने, ये अल्लाह की तरफ से मेरे पे आई। अल्लाह का करम है। आप कुछ लोगों को जो एज ए मोटिवेशनल, जाहिर है आप पर्सनैलिटी हैं, उन लोगों को क्या जो इस वक्त बाहर फिर रहे, न्यू जनरेशन है, उनके पास सब फैसिलिटीज़ हैं लेकिन स्टडीज़ की तरफ नहीं आते, अपना उन्होंने लाइफ गोल नहीं रखा हुआ, कोई सेटअप नहीं रखा हुआ, फिर रहे हैं कभी गेम्स के पीछे, कभी किसी और अचीवमेंट के पीछे जो उनके लिए यूज़फुल नहीं है फर्दर लाइफ में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? राबिया, मैं ये कहूँगा कि इंसान को आप जितना मर्जी समझाएं, आप उसको बोलें कि बेटा ये पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हारा माँ बाप से मुखलिस तो कोई नहीं होता, ठीक है। माँ बाप एक बच्चे को कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम अच्छे हो जाओगे। इंसान की फितरत में ये है कि वो तजर्बात करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद सीखता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदे को समझ आ जाती है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, मैं गलत ट्रैक पे हूँ, और फिर उसको उन लोगों की याद भी आती है जो उसको सीधे रास्ते पे चलाना चाहते थे। कोई किसी भी बंदे को आप फोर्सिबली या प्यार से भी नहीं समझा सकते। जब तक उसके अंदर से नहीं उठनी, तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। एक और सवाल सबसे आखिर में मेरे जहन में आया, वो पूछना ज़रूरी है। काला कोट आपने पहना हुआ है, वाइट शर्ट पहनी हुई है, आप पे अगर ये कत्ल का इल्ज़ाम ना होता, तो केस ना होता, तो आप शायद वकील ना होते, या शुरू से ही आपने एक जहन में रखा है कि मैं बनूंगा तो सिर्फ वकील बनूंगा? डेफिनेटली मैं अगर जेल ना जाता तो मैं वकील ना होता, मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना आता। मेरी इंटेंशन एक पॉलिटिशियन वाली थी, मैं पॉलिटिक्स में था और पॉलिटिक्स करता था, तो स्टूडेंट लीडर था मैं। तो ये दो अलग-अलग सीन है। बस मैं अब ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वकालत के सांचे में अगर लेके आया ना मेरा रब, तो इसमें उसने मेरे लिए कोई ड्यूटी अपॉइंट की हुई है। वो ड्यूटी आज भी हो सकती है, वो ड्यूटी कल भी हो सकती है, वो ड्यूटी मेरे मरने से पहले भी हो सकती है। उसका टाइम उसी को पता है। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आप तक पहुँची होगी। लीडर टीवी के नए देखने वालों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। नए स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।